हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण ने बनाई है वो बनाई है कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। अब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि ये किस फिल्म का डायलॉग है। अब ये न्यूज़ मेन हेडिंग पर क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि जो महिला हॉकी टीम है भारत की, उसने विश्व की नंबर 2 महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और ऐसा हुआ है 1980 के बाद, यानी 36 साल के बाद लगभग। उससे पहले 1980 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था। उसके बाद 2016 में लिया था और ये तीसरा अवसर है जब 2020 में महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है और अपने तीसरे ही प्रयास में वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो ये एक उपलब्धि मानी जा रही है क्योंकि अब उम्मीदें इसमें पदक की जताई जा रही है। वहीं पुरुष हॉकी टीम भी इस दौड़ में शामिल है, तो उम्मीद है कि इस बार हॉकी से निश्चित तौर पर कोई ना कोई पदक भारत को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। फंड का दुरुपयोग रोकेगा ई रूपी। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया है। ई रूपी वाउचर लॉन्च होने के साथ ही देश में चयनित सेवाओं के सटीक भुगतान के लिए नए युग का आगाज हो गया। इससे वह सुनिश्चित हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को जिस काम के लिए पैसा दिया है उसका उपयोग भी उसी काम के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि इससे लक्षित, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी में मदद मिलेगी। शुरुआत भले ही गरीबों को ई रूपी के मार्फत निजी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने से की गई हो, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल आयुष्मान भारत और खाद्य सब्सिडी जैसी योजनाओं में आसानी से किया जा सकेगा। तो अब यहाँ पर आ रहा है एक टर्म जानने के लिए, आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, खासकर बीपीएल धारक को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस यानी कि कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि इसमें ई रूपी सुनिश्चित करेगा कि जिस मकसद से कोई मदद दी जा रही है वह उसी के लिए प्रयुक्त होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि लक्षित सेवा के मदद से ही पैसा खर्च हो। फिलहाल ई रूपी की शुरुआत जरूरतमंदों को कोरोना रोधी मुफ्त वैक्सीन देकर की गई है। ई वाउचर के माध्यम से कोई भी संस्था या कारपोरेट हाउस अपने कर्मचारियों या अन्य जरूरतमंदों को निजी अस्पतालों में कोरोना रोधी वैक्सीन का भुगतान ई रूपी देकर कर सकता है। अब ये ई रूपी क्या है? तो ई रूपी किसी खास उद्देश्य के लिए किसी को पैसा देने का एक डिजिटल डिलीवरी के रूप में कार्य करेगा। जिसे भी यह पैसा दिया जाएगा उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा या फिर स्मार्टफोन की स्थिति में क्यूआर कोड आएगा। लाभार्थी इस एसएमएस का या क्यूआर कोड के माध्यम से उस सेवा का लाभ ले सकता है। उसे सिर्फ सेवा देने को एसएमएस या क्यूआर कोड दिखाना होगा। प्रणाली फुल प्रूफ बनाने को वेरिफिकेशन कोड का प्रावधान किया गया है। भुगतान के वक्त लाभार्थी के मोबाइल पर यह कोड भेजा जाएगा। उसके सत्यापन के बाद ही सेवा देने वाले के खाते में पैसा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, पूर्वी लद्दाख में टकराव का तेजी से हल निकाले भारत और चीन। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर जारी सैन्य टकराव का तेजी से हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के कोर कमांडरों के स्तर पर हुई 12वें दौर की सैन्य वार्ता को रचनात्मक बताते हुए दोनों देश एलएसी के सभी लंबित मसलों का समाधान निकालने पर सहमत हुए हैं। लंबे अंतराल के बाद हुई इस वार्ता के सकारात्मक दिशा में बढ़ने का संकेत देने के लिए दोनों देशों की ओर से इस बारे में संयुक्त बयान जारी किया गया है। भारत के कोर कमांडरों के बीच 31 जुलाई की बैठक के बाद सोमवार को भारतीय सेना ने यह साझा बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दोनों
पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को हटाने समेत अन्य लंबित मुद्दों का समाधान निकालने का गहन और खुली बातचीत की है। रद्द हो चुकी धाराओं में मामले दर्ज होने पर राज्यों से जवाब तलब। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A रद्द होने के बावजूद इसके तहत दर्ज हो रही एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये नोटिस गैर सरकारी संस्थान पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर जारी किए हैं। धारा 66A में आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धारा 66A क्या है। देखिए 66A तब पुलिस को अधिकार देती है कि वो कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट सोशल साइट या नेट पर डालने वाले को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अब पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कानून की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। एक कंटेंट जो कि एक के लिए आपत्तिजनक हो, दूसरे के लिए नहीं। आपको पता होगा कि 66A का मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर जैसे आपके पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी सोशल साइट पर आपके पास एक मैसेज आया जो किसी खास समुदाय को टारगेट कर रहा है या फिर भारत के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है या आपत्तिजनक वो पोस्ट है या फिर किसी समाज को लेकर पोस्ट है, वो किसी जाति वर्ग विशेष को लेकर पोस्ट है, अगर इन सब पर कोई मैसेज आया है और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, आपने उसे फॉरवर्ड किया और फॉरवर्ड आपने जिसको किया अगर उसने पुलिस से शिकायत कर दी तो आपने उसे फॉरवर्ड किया है, इसलिए आप 66A के अंतर्गत आ जाएंगे और आप पर यह केस हो जाएगा। तो वही इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2017 में इसे रद्द कर दिया था, लेकिन फिर भी ये अभी तक लागू है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे जयशंकर। ईरान के साथ रिश्तों की गाड़ी को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए भारत कोई भी मौका नहीं छोड़ने जा रहा है। वहां के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का शपथ ग्रहण समारोह एक ऐसा ही मौका होगा जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा ले सकते हैं। 5 अगस्त को तेहरान में होने वाले इस समारोह में कई देशों के शासनाध्यक्ष व विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ही नहीं दूसरे देशों के भी लोग ईरान की अहमियत बढ़ गई है, यानी कि ईरान को अब अहमियत दी जा रही है। जयशंकर का रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने का फैसला भी अहम है। हाल के दशकों में यह पहला मौका होगा जब भारतीय विदेश मंत्री ईरान में किसी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। 3 हफ्ते पहले ही जयशंकर रूस की यात्रा के बीच में तेहरान में रुक कर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात कर चुके हैं। तो इस आर्टिकल में आपको 3 पॉइंट मिल गए। ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम आपको पता चल गया, इब्राहिम रईसी, ईरान की कैपिटल तेहरान, और भारत के विदेश मंत्री आपको पता ही है एस जयशंकर। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग 3 माह के शीर्ष पर। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था रिकवरी के मोड पर है, उसमें कई आर्थिक गतिविधियां कोरोना पूर्व की स्थिति से अब बेहतर आप कह सकते हैं स्थिति में आ रही है। जुलाई में वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 47.91% और जुलाई 2019 में के मुकाबले 34.06% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेशी मांग के साथ घरेलू खपत में बढ़ोतरी से जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि PMI जून के 48.1 से बढ़कर 55.3 के स्तर पर है पहुंच गया है और PMI 50 से ऊपर का सूचकांक मैन्युफैक्चरिंग में विस्तार को दर्शाता है, तो 50 से कम का सूचकांक गिरावट को इंगित करता है। उसके बाद मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने 46.40 अरब डॉलर का आयात किया गया, जो पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले 59.38% और जुलाई 2019 के मुकाबले 14.75% अधिक है।
नेक्स्ट न्यूज है कि सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण के लिए लोकसभा में बिल पारित। सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण से जुड़े साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 जुलाई को इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। इस बिल के कानून बन जाने के बाद बीमा कंपनियों में सरकार अपनी 51% से हिस्सेदारी को कम कर देगा। इससे पहले जो इस साल का बजट था उसमें 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी को निजी हाथों में या निजीकरण उसका करने की बात हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल में बैंकों का निजीकरण होने में देर इसलिए लग रही है क्योंकि अभी इस पर पूरी तरीके से रोड मैप तैयार नहीं हो पाया है और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस तरीके से की जाए इस पर भी अभी कोई मुद्दा तैयार नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है फॉर्च्यून 500 में एसबीआई की बड़ी छलांग। देखिए पिछले वर्ष यानी कि 2020 में इसमें एसबीआई ने 15 पायदान की छलांग लगाई थी। अब 2021 में उसने 16 नंबर की छलांग लगाई है। वहीं अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इसमें 55 नंबर यानी कि 55 पायदान नीचे गिर गया है, इसलिए वो अंडर 100 से बाहर हो गया है। वहीं एसबीआई 16 पायदान चढ़कर 206 नंबर पर पहुंच गया है। पहले तो एसबीआई आपको पता चल गया 206 नंबर पर पहुंच गया है और इससे पहले जो रिलायंस था वो 59वें पायदान पर था, तो शीर्ष यानी कि 100 के अंदर था, लेकिन अब उसे नुकसान हुआ है और वो 155वें स्थान पर पहुंच गया है। फॉर्च्यून 500 की नवीनतम ग्लोबल सूची में तीसरे स्थान पर रही अमेरिकी ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी अमेजॉन ने चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम को चौथे स्थान पर ढकेल दिया है। 5वें स्थान पर चीन का सिनोपेक ग्रुप है। 6ठे स्थान पर रही एप्पल को पिछले वर्ष सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। सूची के अनुसार पिछले वर्ष कोरोना संकट के चलते RIL का राजस्व 25.3% गिरकर 63 अरब डॉलर रह गया है। अन्य पेट्रोलियम कंपनियों को हुआ नुकसान भी सूची में झलकाता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले 53 पायदान गिरकर 243वें तथा राजेश एक्सपोर्ट्स 114 स्थान फिसलकर 348वें पायदान पर चला गया है। ताजा सूची के अनुसार फॉर्च्यून 500 कंपनियों का कुल राजस्व पिछले वर्ष 5% गिरकर 31.7 लाख करोड़ डॉलर रहा है, जो दुनिया की जीडीपी के 1/3 से अधिक है। इन कंपनियों का लाभ भी 20% गिरकर 1.6 लाख करोड़ रहा है। इन कंपनियों ने पिछले वर्ष दुनिया भर में 6.97 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। टैक्स संग्रह में 5% बढ़ोतरी। बीते वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने शुद्ध टैक्स संग्रह 5% बढ़ोतरी की है। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्यक्ष और परोक्ष कर को मिलाकर कुल टैक्स संग्रह करीब 5% बढ़कर 14.24 लाख करोड़ रुपए रहा है। उससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान यहां 13.5 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संग्रह को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें कर चोरी को रोकने, कर आधार बढ़ाने, मुकदमे घटाने तथा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल हैं। हालांकि बीते वित्त वर्ष के दौरान गैर कर राजस्व 36% घटकर 2.08 लाख करोड़ रुपए रह गया है। उससे पिछले वित्त वर्ष में इस मद में सरकार ने 3.27 लाख करोड़ रुपए रह गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं और नेक्स्ट न्यूज है हमारी एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में जो आर्टिकल लिखा गया है पहला वो है ढांचागत सुधारों पर सहमति का समय, और ये आर्टिकल लिखा है सेबी और LIC के पूर्व चेयरमैन GN वाजपेयी द्वारा। देखिए ये इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया या फिर बहुत जल्दी वो ऊपर उठ कर आए हैं। और इससे पहले जो भारत 18वीं शताब्दी में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो दुनिया की GDP में
24% की हिस्सेदारी रखता था, उसको समय समय पर किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और वो आज किस स्थिति में है, ये पूरी बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं और समझाई गई हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP की स्थापना के शताब्दी समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। ताकतवर देशों को उन्होंने जहां आंख दिखाई, वहीं अपने पिट्ठू बने कुछ देशों को एक प्रकार का लॉलीपॉप भी दिया। उनके इन तेवरों के पीछे चीन की अर्थव्यवस्था में आई जबरदस्त तेजी एक अहम ताकत है। करीब 14 ट्रिलियन डॉलर की हैसियत के साथ चीन की दुनिया जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके बाद 5 ट्रिलियन यानी 5 ट्रिलियन डॉलर वाली जापानी अर्थव्यवस्था है। उसके दोनों के बीच अंतर की खाई बहुत ज़्यादा है। चीनी अर्थव्यवस्था 1979 तक महज 202 अरब डॉलर की थी। उसने 40 वर्षों में इतनी तेज वृद्धि की है। भारत को देखें तो यही लगेगा कि चीन के मुकाबले हम कितना पीछे रह गए हैं, और वह भी तब जब पिछली सदी के 9वें दशक में चीन ने जब आर्थिक सुधार किए थे, तब भारतीय अर्थव्यवस्था उससे कहीं बेहतर स्थिति में थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन चाहता है कि भारत उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करे, जो कि स्वाभिमानी भारतीय राज्य कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। समय समय पर भारत को उन छोटे देशों से भी चुनौती मिलती रही है, जिनकी न केवल सामरिक बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी कोई खासी अहमियत नहीं है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि प्रखर देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों ने गरीबी और आर्थिक विषमता मिटाने के संकल्प के साथ देश की बागडोर संभाली। उनमें से कई सेनानी ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी आकर्षक पेशेवर जिंदगी और वैभव संपन्न जीवन शैली को भी त्याग दिया। यानी कि पहले जो आज़ादी के दीवाने जो बोला जाता है, जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, वो भी जो आंदोलनकारी थे काफ़ी संपन्न लोग थे। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश की स्वतंत्रता को तवज्जो दी और अपने सुख संसाधनों को त्यागा। अपने 74 वर्ष की राजनीतिक स्वतंत्रता के इतिहास में भारत कई राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाक्रमों का गवाह बना है। इसमें तेज GDP, प्रति व्यक्ति वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और सियासी कामयाबियों का दौर भी रहा है। इसके बावजूद भारत अभी भी परिणामोन्मुखी राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने से दूर है। जब भी हमें कोई चुनौती मिलती है तो शक्तिशाली देशों का समर्थन लेने के लिए हमारी कूटनीतिक कवायदें यकायक तेज हो जाती हैं। हाल के दौर में मीडिया के कुछ हलकों में 30 साल पहले लाइसेंस परमिट राज्य की साप्ताहिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत से संबंधित विमर्श को धार दी गई। हालांकि इनमें से कुछ बाधाओं की कभी पूरी विदाई नहीं हुई है। नीति नियोजन से जुड़े कुछ लोगों ने इस दौरान यह भी स्मरण किया कि आखिर किन मोर्चों पर अवसर गंवा दिए गए। अगर हम लोकतंत्र, इसमें आर्टिकल में GN वाजपेयी जी बोलते हैं कि मैं लोकतंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य शासन पद्धति की पैरवी नहीं करता। वास्तविक लोकतंत्र विवेक की मांग करता है, जिसमें सभी वर्ग के नेताओं को संकीर्ण राजनीतिक हितों का परित्याग करना पड़ता है। उसे घपलेबाजों पर विराम लगाना होता है। ऐसे में विरोध पर अड़े राजनीतिक वर्ग को मौजूदा सरकार का समर्थन करने का जज्बा दिखाना चाहिए, जो मतदाताओं के कोप की वजह परवाह न करते हुए सुधारों की राह में अपनी राजनीतिक पूंजी निवेश करने का साहस दिखा रही है। चलिए ऐसे भारत के निर्माण में जुटते हैं जिस पर हम सभी हमेशा के लिए गर्व कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है संकट समाधान का हिस्सा बने विपक्ष। देखिए, ये मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा लिखा गया है, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के लीडर हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, जो संसद के यानी कि मानसून सत्र को नहीं चलने दे रहे हैं। आपको पहले की वीडियो में भी बताया गया है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो फरवरी से मार्च तक चलता है। उसके बाद होता है मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो उसमें अब जो ये मानसून सत्र है, पहले ही कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। उसके बाद विपक्ष इसमें हंगामा करके इसकी कार्रवाई को नहीं चलने दे रहा है। इसको ही मुख्तार अब्बास नकवी ने टारगेट किया है। हालांकि और कुछ इस आर्टिकल में ऐसे फैक्ट्स, ऐसे डाटा नहीं दिए गए हैं जिन्हें हम डिस्कस करें। नेक्स्ट पर आते हैं कि संसद का गतिरोध टूटे।
पेगासस जासूसी पर आर्टिकल है ये। इससे पहले हम इस आर्टिकल को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर फिर वही बात बोली है कि सरकार इस पर पीछे हट रही है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जब इसमें बोला है कि हमें इस मुद्दे को अब गहनता से देखना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए, ये जांच का विषय बन गया है, तो इस आर्टिकल को अभी इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से, और इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से हेरात, लश्करगाह और कंधार में कब्जे को लेकर भीषण लड़ाई चल रही है तालिबान और अफगान सेनाओं में। अफगानिस्तान में हेरात, लश्करगाह और कंधार सहित कई प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे को लेकर तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। हेरात में आतंकियों को रोकने के लिए काबुल से सेना भेजी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हेरात शहर में 4 दिन से तालिबान आतंकी लगातार गोलाबारी कर रहे हैं। वहां अब काबुल से सेना भेजी गई है। सेना के साथ उपगृह मंत्री अब्दुल रहमान भी हैं। हेरात के पास मालन ब्रिज पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पश्चिमी क्षेत्र के गुजारा और करोख जिलों पर नियंत्रण को लेकर कई दिनों से लड़ाई चल रही है। सैकड़ों परिवार यहां से पलायन कर गए हैं। कंधार में संघर्ष के दौरान मोर्टार हमले में 5 नागरिकों की मौत भी हो गई है। इसमें छद्म युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान। देखिए, कनाडा के पूर्व मंत्री ने इस पर एक बयान दिया है कि जो इनका नाम है क्रिस अलेक्जेंडर ने पाकिस्तान की नापाक करतूतों की पोल खोलते हुए कहा है कि यह देश अफगानिस्तान में छद्म युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने इस्लामाबाद पर छद्म युद्ध अपराधों व अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रामक करतूतों में शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं। अलेक्जेंडर वर्ष 2013 में 2015 तक कनाडा के नागरिकता और आव्रजन मंत्री रहे हैं। वह 2003 से 2005 तक अफगानिस्तान में कनाडा के राजदूत भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने की कोशिश करेगा भारत। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाना भारत की पहली प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अध्यक्ष पद संभालने के पहले दिन स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने प्राथमिकता बताते हुए यह बात कही है। इस मौके पर विशेष साक्षात्कार में तिरुमूर्ति ने अफगानिस्तान की नीति के संबंध में बात कही है। उन्होंने कहा कि हम इस महीने अफगानिस्तान की स्थिति का जायजा लेंगे। यहाँ सुरक्षा परिषद की सक्रियता को किसी भी रूप में कम नहीं होने देंगे। तो ये आज का यानी कि 3 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।